तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। सूर्य से स्टार्ट करते, चलो 60 सही कर लेते हैं। 60 ऐसे आसान क्वेश्चन है, तो इसमें 4 क्वेश्चन रह गया था ना जो डिस्कस करना है, अभी बाकी 2 हो गए थे। देखिए इसका बताइए। तो ये कह रहा है आपको ए बी टू इवेंट विच आर द फॉलोइंग आर नेसेसरली करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? या तो आपको थ्योरम याद हो या फिर आप एग्जाम्पल लेके डिस्कार्ड कर लो। ये है, बताइए अगर समझ आ रहा है तो आई थिंक ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है ना। क्या नाम है, सब एडिटिविटी, जो एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसमें आता है। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट लग रहा है। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ना, ए यूनियन बी ए और बी से तो कम ही होगी, तो वैसे भी सब एडिटिविटी पहला तो ट्रू है। दूसरा चूंकि फॉल्स हो जाएगा, पहला ट्रू है इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी ज़रूरी नहीं इक्वल होगा। ये तब इक्वल होगा जब इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो इक्वल नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं इक्वल होगा। सो थर्ड तो ज़रूरी नहीं है। फोर्थ में हमने एक बुल्स इनइक्वलिटी देखा था, उसमें ये था कि 1 माइनस पी ए माइनस पी बी होता था। इज इट? चेक करो, पी ए कॉम्प्लीमेंट पी बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा ना। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। चेक करो क्या है, ये यही रिजल्ट है। ये नाम वीके रोहतगी वाले बुक में है ना, रोहतगी वाली जो बुक है उसमें ये है। सो चेक कीजिए थ्योरम ऐसा है कि कुछ और है। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी, तो ये आ जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस 1। आई थिंक ये भी ट्रू है इसका मतलब, चेक कर लो। तो सिंपल थ्योरम है ना। तो ये सब एडिटिविटी बोलते हैं इसको, है ना। इसका नाम जो है दिस इज एडिटिविटी। एंड ये वाला जो फोर्थ वाला है वो ये है, इसी को ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा। और चेक कर लो, कुछ कन्फ्यूज़न है, डाउट है तो बताओ। आंसर की एक बार आप चेक कर लेना कि क्या है। ठीक है, ग्रुप में ऑलरेडी पेपर में भेज चुका हूँ, कल भी भेजा था, तो एक बार देख लो। कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी को इसमें? डन ना? हाँ सही है, मतलब करेक्ट है ना। तो नेक्स्ट देखिए, ये भी ऐसे ही आप कर लेंगे, सिंपल रैंडम वेरिएबल पे है ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, x1 x2 आर इंडिपेंडेंट यूनिफॉर्म 0 1, तो x1 x2 यूनिफॉर्म 0 2 होगा। ये तो आप चेक कर पाओगे ना, जैसे mgf से भी दिखा सकते हो, क्योंकि अगर 2 रैंडम वेरिएबल का mgf इक्वल है, दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप x1 प्लस 2 mgf निकालो और यूनिफॉर्म 0 2 का mgf निकालो, देखो सेम आएगा क्या। आपको पता है x1 यूनिफॉर्म 0 1 है, x2 यूनिफॉर्म 0 1 है, तो x1 प्लस x2 का mgf यूनिफॉर्म 0 2 होगा, नहीं होगा, है ना। तो जैसे बता रहे हैं आप में, है ना, 1 4 यहाँ भी सही है। तो देख लो, बाकी जिनको कन्फ्यूज़न है आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं मान लूँगा सबका हो गया है। ये चीज़ है, क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन भी आसान था, तो ये सब भी आते हैं ना। और ये 4.75 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो वैसे है ना टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं। 18 में आप मतलब 10 क्वेश्चन भी अगर सही कर लोगे ना, तो अराउंड कितने मार्क्स हो जाएंगे, 4.75 ना, 47 मार्क्स बन सकता है यहाँ से। यूनिट 4 की बात कर रहा हूँ, यूनिट 4 में से अगर आप 18 में 10 भी सही कर लो तो
अराउंड 50 मार्क्स के आसपास आप स्कोर कर पाओगे यहाँ से। यूनिट 4 से सिर्फ, बाकी और यूनिट 1 2 3 है जो आप आता है। ठीक, तो इसमें आगे ये देखिए, सो लेट x1 x2 xn एंड y1 y2 ym be two independent random sample from a common distribution f। मतलब टू सैंपल है, एक साइज n का एक साइज m का, और दोनों का कॉमन CDF है। W be the sum of rank of x observations in the combined ranking of n plus m observation। ओके, W है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये काइंड ऑफ विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट में ऐसा कुछ यूज होता है क्या, कंबाइन का रैंक निकालते हैं, है ना? चेक कीजिए। आई गेस विल के है ना, विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट ऐसा कुछ है, उसको लगाइए। नॉन पैरामीट्रिक का क्वेश्चन है ये, तो हो पाएगा, देख लीजिए।
किससे होगा? क्या मान विटनी से होगा या विल्कोक्सन से होगा? कुछ ऐसा है थ्योरम? आई थिंक डायरेक्ट फिट नहीं बैठेगा, ऐसा है? क्योंकि मान विटनी या विल्कोक्सन कोई लगाओ, मतलब देखो उसमें क्या होता है। ये किसका सम ऑफ रैंक्स है ना? देखो चूंकि यहाँ पे क्या बोल रखा है, x1 टू xn है, y1 टू ym है, एंड w सम ऑफ रैंक्स ऑफ x है, और x का सैंपल साइज n है, एंड n यहाँ ये है। तो रैंक्स मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे डेटा रैंक मतलब ऑर्डर ना, कि मान लो ऑर्डर में आप अरेंज करोगे। फॉर एग्जांपल अगर नया मैं बना दूँ नंबर्स कि टोटल m प्लस n नंबर है, फॉर एग्जांपल कुछ नया नाम दे दो, x y z w समथिंग u, है ना? तो कंबाइन करेंगे तो n प्लस n नंबर है। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि जैसे r1 फिर r2 r3, रैंक की बात कर रहा हूँ, है ना? इनसे r m प्लस n होगा, ऐसा रैंकिंग होगी उन नंबर्स की जो नंबर है हमारे पास। सो x क्या बोल रहा है, w विद द सम ऑफ रैंक ऑफ x, सम ऑफ रैंक ऑफ x ऑब्जर्वेशंस। तो x1 टू xn, तो क्या रैंक हो सकता है इसका? जैसे किसी एक का रैंक है, मान लो x1 मैं लूँ, तो x1 का रैंक क्या पॉसिबल है? कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके कैपिटल n तक x1 का रैंक होगा। व्हाट इज एक्सपेक्टेड रैंक? मैं अगर बोलूं कि रैंक ऑफ x क्या है, अगर मैं बोलूं चलो रैंक ऑफ कोई एक ले लेते हैं x1, तो क्या हो सकता है? इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 1 टू n, क्योंकि x1 का रैंक 1 से कैपिटल n तक कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ r1? r1 का मतलब रैंक ऑफ अभी x1, या मैं बोलूं कि एक्सपेक्टेड रैंक ऑफ x1, एक्सपेक्टेड रैंक ऑफ x1, ये कितना आएगा बताओ? मतलब x1 जस्ट एक मैं नंबर उठा लिया यहाँ से रैंडम वेरिएबल, अब मैं देख रहा हूँ कि इसका रैंक पॉसिबल क्या है। तो इट कैन बी एनीथिंग 0 टू n। तो जो रैंक ऑफ x1 है वो रैंडम वेरिएबल है, काइंड ऑफ यूनिफॉर्म 1 टू n। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड रैंक ऑफ x1, कितना आएगा? n plus 1 by 2। n प्लस 1 बाई 2 ना इसका फॉर्मूला? ओके, Yes, sir. यही फॉर्मूला ना। सो नाउ अब आप देखो कि मुझे बोला है सम ऑफ रैंक्स ऑफ xi, तो एक का है ये। अगर मैं xi लिख देता तब भी बात वही होती, अगर मैं x1 लिखा हूं, अगर मैं एक्सपेक्टेड रैंक ऑफ, यहाँ मैं i1 की जगह, क्योंकि 1 तो मैंने ऐसे उठा लिया विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, मान लो x1 ले लिया था, तो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ से है, तो एक्सपेक्टेड रैंक ऑफ xi ये है n प्लस 1 बाई 2। अब सम ऑफ रैंक चाहिए मुझे, सो सम ऑफ रैंक ऑफ हमें एक्सपेक्टेड चाहिए ना, एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड सम ऑफ रैंक ऑफ एक्स आई, तो ई x1 ई x2 ई x3 ई xn ले लो, तो क्या हो जाएगा? इसको कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? ई ऑफ x1, तो n टाइम n प्लस 1 बाई 2, यही बन जाएगा ना, क्योंकि सबके रैंक का, x1 का रैंक ये है, x2 का रैंक भी ये है एक्सपेक्टेड रैंक, x3 का एक्सपेक्टेड हाँ रैंक, सर। तो ये n टाइम जाके आपका, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा।
अब आपको ये ढूंढना है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ W इज सिमेट्रिक अबाउट दिस। अब ये जो एक्सपेक्टेशन आया है, तो आप जानते हैं कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा तो अपने मीन के अबाउट ही होगा, अगर मीन एग्जिस्ट करती है तो, या मीन मीडियन इक्वली होगा, है ना, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये नंबर मीन है तो ये मीडियन यही होगा, सिमेट्रिक अगर है तो। दिस विल ऑल्सो बी मीडियन, मतलब तो ये सिमेट्रिक होगा इसके अबाउट। सो एक्सपेक्टेड रैंक इस बीच में है ना, n+1/2 तो कहीं ना कहीं बीच में आएगा, है ना, जैसे 1n 2n-1 इस तरह से, तो ये मिडल में ही आएगा। तो एक्सपेक्टेड रैंक इज n+1/2 ना, दैट इज द, सो रैंक कैन बी एनीथिंग ना, 1 2 3, बीच में n+1/2 क्या है, काइंड ऑफ एवरेज समझ सकते हो, बीच में होगा, फिर उससे आगे होगा, तो ये तो एवरेज है। तो ये मतलब सम के लिए ये एवरेज काइंड ऑफ है, क्योंकि सम की बात करते तो यहाँ n से लेके फिर n×n तक जाता, स्मॉल है ना, n है ना, स्मॉल n इस तरह से जाता, फिर 2n 3n है ना, कैपिटल n इंटू स्मॉल n वहाँ तक जाता। तो ये उसका एवरेज है, अभी के लिए कुछ काइंड ऑफ बीच का है। तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ W डज नॉट डिपेंड ऑन F। देखो तो रैंक जैसे है ना वो इंडेक्स है, अभी मैं 3 पे आता हूँ, 4th पहले देखते हैं। जैसे ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होता है, तो यहाँ तो रैंक क्या है, इंडेक्स है ना, ये रैंक हमारे पास 1 2 3 अप टू n है, तो इनमें से कोई एक नंबर होगा, तो इसको F से कोई लेना देना है, देख के बताओ, क्या इस F से कोई लेना देना है इसको? वो तो नहीं सर। मैग्नीट्यूड दिया होगा आपको, तो नंबर के हिसाब से हम ऑर्डरिंग कर लेंगे, तो उससे F से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको W को F से कोई लेना देना, क्योंकि रैंक का सम है ना, तो इसमें हमें F क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी नॉन पैरामीट्रिक का है, तो यहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक है, लेकिन इसमें F से कोई डायरेक्ट मतलब नहीं है मुझे कि एग्जैक्ट F का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। मतलब F नॉर्मल है तब भी आंसर यही रहेगा, बाइनोमियल मतलब कॉन्टिन्यूस है ना, तो कोई और एक्सपोनेंशियल है तब भी आंसर वही रहेगा। तो F के चेंज होने से F पे कोई फर्क नहीं, F के रिस्पेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, W का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ये रैंक है, इंडेक्स है एक्चुअली। एंड थर्ड है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ W इज सिमेट्रिक अबाउट दिस। सर ये सही होना चाहिए ना, बिकॉज सर W जो है सम ऑफ रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो सम ऑफ रैंक का मीन है सर वो हमने निकाल लिया, तो सर वो मीन के अराउंड सिमेट्रिकल होगा। दैट मीन्स सर स्टेटमेंट 3 शुड बी करेक्ट। हाँ हाँ वो करेक्ट होगा, बस वही जस्टिफाई करना, क्योंकि है ना जैसे बीच में ये नंबर है ना, तो रैंक उससे बट सर कम भी हम हो W सकती की है। बात कर रहे हैं ना, W जो है जो सम ऑफ रैंक है, अगर ओनली X का होता तो सर फिर n+1/2 के लिए होता, पर जब सम ऑफ रैंक करेंगे तो सर हम उसका एवरेज देखेंगे, W के डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज, तो सर उसका ये वाला है जो ऑप्शन ए में है, तो सर फिर उसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल हाँ होगा। ये हो जाएगा, कोई भी नंबर जो सिमेट्रिक होगा वो अपने मीन के अबाउट ही सिमेट्रिक होगा, तो ये मीन ही है, तो ये ओके है, आई थिंक 1 3 4 इज फाइन, है ना, तो ये ऑप्शन ठीक है। तो हमने कल 56 तक कर लिया था, तो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन ही होगा 47 50, क्योंकि ये हमने कल सॉल्व किया था, तो यही रह गया था बस। तो ये पेपर मतलब इस पेपर का पार्ट सी का जो यूनिट 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, सो a sample of size 10 is selected at random from a lot containing 20 item of the manufactured product। तो आपने 10 सैंपल सेलेक्ट किए, 20 आइटम्स हैं उसमें से, मतलब 10 साइज का सैंपल लिया एक, एंड सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव डी इन द लॉट इज अननोन। आपको पता नहीं कितने डिफेक्टिव आए, ठीक है, डी अननोन है। तो अब आपको टेस्ट करना है कि 7 डिफेक्टिव है अगेंस्ट 7 से ज़्यादा डिफेक्टिव है, और क्रिटिकल रीजन भी आपको दे दिया यहाँ पे कि रिजेक्ट H0 इफ x इज मोर देन इक्वल टू k, तो वेयर k इज डिटरमिन्ड सच दैट, तो आपको ये कंडीशन दिया है ना, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू k व्हेन H0 इज ट्रू, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू k minus 1 व्हेन H0 इज ट्रू, एंड दिस इज 0.05। तो क्या कहना चाह रहा है, द फॉलोइंग इज ट्रू, द टेस्ट इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, द पावर ऑफ द टेस्ट इज इंक्रीजिंग इन d, the power of test is decreasing in d, test is unbiased।
तो आपके पास टोटल 20 आइटम है ना। 20 में डी नंबर ऑफ डिफेक्टिव है, 20 माइनस डी नॉन डिफेक्टिव, इसमें से आपने 10 सेलेक्ट किए, ठीक है जी। सो अगर आप हाइपर ज्योमेट्रिक वाला नोटेशन फॉलो करो तो दिस काइंड ऑफ दिस। सो अगर आप लेते हो x क्या है, x नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन द सैंपल, तो x इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन सैंपल, यही ना, सैंपल मतलब इसमें से, है ना, 10 सेलेक्ट किया। तो मुझे कोई बता सकता है x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x? आपने हाइपर ज्योमेट्रिक पढ़ा हुआ है, जैसे दो टाइप के ऑब्जेक्ट है ना, उसमें से वी ड्रॉ स्मॉल एन ऑब्जेक्ट, तो x क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट काइंड, तो फर्स्ट काइंड यहाँ डिफेक्टिव है, तो ये हो जाएगा हाइपर ज्योमेट्रिक, है ना, हाइपर ज्योमेट्रिक विथ पैरामीटर n विच इज 20, m विच इज d, स्मॉल n विच इज 10। तो इस तरह से ये आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। नाउ अब आपको देखना है कि यहाँ पे है ना, जब प्रोबेबिलिटी k माइनस 1 से ज़्यादा लेते हैं, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसके आगे की प्रोबेबिलिटी वो 0.5 से कम है, और इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज़्यादा है ना। तो मतलब बीच में 0.5 है, इस बीच में प्रोबेबिलिटी 0.5 है, कहने का मतलब है ना, k माइनस 1 और k प्लस 1, k माइनस 1 और k के बीच, ठीक। सो हमें चाहिए क्या? द टेस्ट इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ इट्स साइज। तो क्या आप लोग इसमें तो क्रिटिकल डिवीजन दे ही रखा है, मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। पावर फंक्शन, पावर क्या होता है? सो पावर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, है ना। सो व्हेन h1 इज ट्रू, तो h1 में तो d फिक्स नहीं है ना। पावर फंक्शन लोगों जस्ट x मोर देन इक्वल टू k होगा, तो अभी के लिए रैंडम उसके लिए निकालते हैं पावर निकालते हैं। तो यहाँ से होगा क्या, अब आप चेक करो कि जैसे यहाँ डिफेक्टिव तो d ही है लेट से, तो कह रहा है d के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है क्या। तो मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ चेक करो कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू k गिवन d इज, फॉर एग्जांपल कुछ ले लो, है ना। तो डिफेक्टिव कितने निकल सकते हैं? मैं अभी बोलूँ 1, और एक है प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू k गिवन d इज 2। इन दोनों में रिलेशन बना सकते हैं, और k में भी कोई दिक्कत नहीं है, k आप अपनी मर्जी से कुछ ऐसा ले लो सो दैट काम हो जाए। तो क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा मान लो, है ना, इसका PMF तो पता ही होगा आपको। सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, तो डिफेक्टिव्स हैं, सो D चूज x, 20 माइनस D चूज 10 माइनस x, एंड टोटल 20 चूज 10, इस तरह से। तो ये PMF है आपका। सो यूज दिस PMF टू फाइंड, यहाँ कोई नंबर ले लो आप, कोई लार्ज सा नंबर, कोई दिक्कत नहीं। x का सपोर्ट यहाँ क्या हो सकता है? सो सपोर्ट ऑफ x जो है इस क्वेश्चन में, द x कैन टेक वैल्यू कितना होता है जी? 0 1 2 कहाँ तक? मिनिमम ऑफ n कॉमा d, तो यहाँ होगा मिनिमम ऑफ 10 कॉमा d, इन जहाँ जो भी छोटा होगा वहाँ तक जाता है इसका सपोर्ट x का, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ d को 1 कर दिया, यहाँ d को 2 कर दिया, अब यहाँ k कुछ ले लो ना अपनी मर्जी से आप, यू टेक समथिंग k एंड बताओ क्या रिलेशन है इसमें। मान लो अभी के लिए मैं आपसे बोलूँ कि k मान लो जैसे 9 है फॉर एग्जांपल, या 9 ज़्यादा हो जाएगा, कुछ भी और यहाँ पे D7 से बड़ा लेना पड़ेगा ना, क्या होगा? पावर के रिस्पेक्ट 7 से बड़ा लेना पड़ेगा ना, किससे बाहर? 7 से बड़ा लेना पड़ेगा ना पावर के केस में। 7 से बड़ा लेना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ सही कह रहा हूँ, मैं गलत लिखा हूँ, क्योंकि गिवन h1 इज ट्रू ना, तो हमने यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। मान लीजिए 9 ले लीजिए, और यहाँ मान लीजिए 10 ले लिया मैंने, ठीक है। मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि क्या डिफरेंस आएगा। यहाँ सेम नंबर लो आप, तो यहाँ मान लो मैं 2 ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक बार चेक कर लीजिए। सो रिजेक्टिंग h0 व्हेन, है ना, व्हेन h1 इज ट्रू, तो ये है हमारे पास यहाँ तक, ठीक है। अब आप ये प्रोबेबिलिटी का रिलेशन निकालिए कि इसमें क्या रिलेशन है। मैंने d को बढ़ाए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी ये वाली या ऐसी होगी, क्या साइन है उस पर आंसर आपका मैच कर जाएगा। सो जस्ट यू फाइंड दिस, आपको वहाँ से पता है, या कोई ऐसा नंबर ले लो जहाँ से इजीली काम हो जाए, है ना। तो 9 है तो आप यहाँ कोई लार्ज नंबर ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं 9 ही कर देता हूँ यहाँ पे,
ये इक्वल ले रहा हूँ मैं नंबर, ठीक है, k कॉमन है ना, इसीलिए मैं बस देख रहा हूँ बिहेवियर d के रेस्पेक्ट में क्या होगा। d चेंज होगी तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। जैसे यहाँ d को 9 लिया, यहाँ 10 लिया, सो d की वैल्यू हमने इंक्रीज कराए हैं, तो आपको ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी। यहाँ सेम प्रोबेबिलिटी है, बस d चेंज हो रहा है, ये नंबर सेम है, तो आपको बस देखना है इन दोनों में क्या रिलेशन है, बताइए देख के। एनीवन, बस आपको देखना है कि d इंक्रीज होगा तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, मतलब पावर बढ़ेगी या घटेगी। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ when d increases power will increase और decrease, आपको ये चेक करना, उससे काम हो जाएगा आपका। तो इनमें से कोई एक सही हो सकता है ना, 2 3 में से चेक कीजिए। अगर यहाँ मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी अगर आप देख लेंगे, या फिर है ना, हाँ, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी लगा पाओ तो भी काम हो जाएगा, हो जाएगा जी। सो यू सी, क्या हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो उससे हो जाएगा। आई थिंक यस होगा शायद, देख लो एक बार चेक करके। ठीक है ना, एक कार्लिन रूबिन थ्योरम है ना, एमएलआर प्रॉपर्टी, एंड उसके अकॉर्डिंग आप एक चीज देख सकते हैं, अलाइंड है ना चीजें, क्योंकि जैसे यहाँ H1 में था d मोर देन 7 और क्रिटिकल रीजन भी x मोर देन इक्वल टू k, तो इससे ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, दिस हैज एमएलआर प्रॉपर्टी। ये जो हमने लिखा है हाइपर ज्योमेट्रिक, यहाँ पे 20d10, ये जो x है ना, x का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस हैज एमएलआर इन x, एक तो ये है, तो एमएलआर है, तो कार्लिन रूबिन थ्योरम। देखो एक तो होता है एनपी लेमा, नीमन पियर्सन लेमा, वो सिंपल वर्सेस सिंपल में काम करता है। ऐसी एक थ्योरम है कार्लिन रूबिन थ्योरम, जो विकर वैदगी में आप देख सकते हैं या और बुक में, तो वो कहता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन डायरेक्टली राइट यूनिफॉर्म यूएमपी टेस्ट, है ना, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो एनपी लेमा सिर्फ सिंपल वर्सेस सिंपल में लगेगा, तो इसके लिए ये यूएमपी तो हो जाएगा ड्यू टू, आप ये थ्योरम देख लेना क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सिंपल वर्सेस कंपोजिट या कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट में काम करेगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग। और आप एमएलआर प्रॉपर्टी देख लेना, तो पहला तो सही है। अब इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, ये आपको चेक करना है। और यूएमपी टेस्ट इज अनबायस्ड, ये थ्योरम है ना, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट अनबायस्ड टेस्ट होता है, तो ये भी एक थ्योरम है। तो अब 2 3 में से आपको एक चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यूएमपी टेस्ट इज अनबायस्ड टेस्ट, सो यूएमपी टेस्ट, इसकी वजह से यूएमपी टेस्ट है, और यूएमपी टेस्ट है तो अनबायस्ड होगा ही, ये भी थ्योरम है कि यूएमपी टेस्ट इज अनबायस्ड टेस्ट। सो अब आप 2 और 3 में से एक चेक करके बताओ, काम हो जाएगा। इंक्रीजिंग है सर। इंक्रीजिंग है ना, मतलब ये है कि डी बढ़ाएंगे तो वैल्यू, इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने सेम नंबर लिया, ये प्रोबेबिलिटी कॉमन लिया हमने, k को 9 ले लिया अभी समझने के लिए यहाँ पे, तो अभी के लिए हमने जब d की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसी होगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लो तो आंसर आ जाएगा। सो ठीक है, तो इंक्रीजिंग है तो 2 सही हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा, फिर देख लीजिए। कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं।
तो ये पेपर हमने भी कंप्लीट कर लिया। तो ये जो पेपर डिस्कस कर रहे थे ये था मतलब ये जून 2025 वाला 20 वाला था जो नवंबर में हुआ था एक्चुअली। सो नवंबर 2020 का ये पेपर था, ठीक है, जिसमें हमने यूनिट 4 किया है, पार्ट सी वाला, ठीक है। और ये था क्वेश्चन नंबर 43 से क्वेश्चन नंबर 60। तो ये हमने अभी इसको कंप्लीट किया लास्ट 3 क्लास में। अभी आगे कंप्लीट, ये एक्चुअली ये नवंबर में 2 पेपर हुआ था। सो ये 30 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसका है ना, 30 नवंबर जो है, कुछ में कोविड का टाइम चल रहा था ना, तो वैसे हैं। और इसमें एक पेपर और हुआ था 26 नवंबर को, ठीक है, इस तरीके से। सो 2 पेपर हुए थे, ये ग्रुप में दोनों होगा, भेजा था ना मैं, दोनों भेजा था, देखो अभी भेजा है। तो इसको ओपन करते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो इसमें होगा ही